नमस्कार दोस्तों। पिछले हफ्ते मार्केट ने काफ़ी अच्छा रुझान दिखाया और बड़ी इंटरेस्टिंग बात ये थी कि इंडेक्स लेवल पे निफ्टी ने 24,300 के ऊपर क्लोजिंग दी। हालांकि बुल्स उतनी ताकत के साथ नहीं आए, लेकिन अंत भला तो सब भला, अब फाइनली आ ही गए हैं वो। और एक तरीके से ऑर्बिट चेंज वाली सिचुएशन है कि 23,300 400 से 24,300 की रेंज उन्होंने पार कर ली है और अब एक नई रेंज की दहलीज पे खड़े हैं। तो अगर ये चेंज हो जाती है तो शायद बड़ी रैली भी हो सकती है, क्योंकि वीकली बेसिस पे बहुत अच्छी प्रदर्शन सारे इंडाइसेस ने दिखाया है। तो इस सिचुएशन में जहां पे इंडियन मार्केट बहुत बेहतरीन प्रदर्शन कर रहा है, जहां कोरिया में वीकनेस है, चिप ट्रेड यूएस में फेल हो रहे हैं, सेंटिमेंट पॉजिटिव हो रहा है और एफआईआईज ने भी काफी दिलचस्प मोड पे अपनी स्थिति बनाई है और उन्होंने बहुत सारी खरीदारी भी की है और बिकवाली तो मंथली बेसिस में बहुत कम की है। तो ये जो इंडेक्स आप देख रहे हैं 27 से 31 तक के बीच में सारे देखिए ग्रीन है। 2.5% निफ्टी ऊपर था और मुझे याद है लास्ट फ्राइडे में 2.5% ही नीचे भी था वो। तो वीकली बेसिस पे देखिए कितना बड़ा परिवर्तन इसमें आया है। एफआईआईज ने 5951 करोड़ की बाइंग की है वीकली बेसिस पे। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्टर है। और जब इसको हम देखते हैं मंथली बेसिस तो जुलाई में केवल 5700 करोड़ की सेलिंग है और सामने खड़े होकर के डीआईज ने 35,000 करोड़ की बाइंग की है। तो इसके क्या संकेत बनते हैं ये देखना चाहिए। लेकिन एक बड़ी घटना हुई है ऑटो और आईटी सेक्टर में। आईटी को सुनील जी ने कहा था कि शॉर्ट टर्म के लिए पैसा बनेगा, सर्वेन भी कह रहा था बनेगा, और लास्ट वीक 6.7% का रिटर्न आईटी में। जुलाई महीने में 17% की रैली है और 3 महीने में 4.5%। मुझे कितना लगाड़ था और इसको इतना एकदम बदल गया। और ऑटो में भी बहुत अच्छी है। तो ये दो सेक्टर खास तौर पर रडार पे हमारे हैं। तीसरी जो घटना हुई है यूएसडी और येन में तेज गिरावट हुई है। 157.43 पे आ गया। खबरें ये थी कि वहां की सरकार ने इंटरवेन किया, करेंसी बहुत वीक हो रही थी और उनको एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने में बहुत दिक्कत हो रही थी। तो उस इंटरवेन के चलते तेजी से गिरा। 164 का हाई मारने के बाद 157 पे, लगभग 4% की वीक स्ट्रेंथ आई है येन में। तो क्या येन कैरी ट्रेड जैसी कोई मुश्किल आ सकती है क्या? ऐसे भी चीजें निकल के आ रही है। ये देखिए आपके सामने चार्ट है। ये यहां से क्रैक हुआ और यहां आया, फिर यहां पे थोड़ा संभला, ऊपर गया और फिर वहां से क्रैक हुआ। ये है क्लोजिंग फ्राइडे नाइट की। तो इन सब को देखते हुए हमेशा की तरह चार सवाल मेरे मन में। पहला कि निफ्टी 24,300 के ऊपर निकल गया है, क्या ये एक ब्रेकआउट सिनेरियो है? दूसरा है कि एफआईआईज ने पूरे महीने में 6,000 से कम की बिकवाली की है, तो मतलब बिल्कुल पीनट है। तो क्या एफआईआई का मूड बदल गया है, अब वो पॉजिटिव हो रहे हैं इंडिया पे? तीसरा, आईटी और ऑटो का बहुत अच्छा प्रदर्शन है, क्या यहाँ और ज्यादा इन्वेस्टर का इंटरेस्ट आएगा और खरीदारी के लिए मौके बनते हैं? और चौथा ये है कि ये इन कैरी ट्रेड का क्या रिस्क ओपन हो रहा है? इन चार सवालों के इर्द गिर्द हम लोग पूरी डिस्कशन करेंगे। सुनील जी हमारे साथ जुड़ गए। सर बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, थैंक यू सो मच। नमस्कार तो ये सर। सब चार प्रश्न हैं सर मेरे। मुझे लगता है ये लार्जली पूरे मार्केट का मूड गेज कर रहे हैं। तो बताइए सर, कहाँ से शुरुआत करेंगे, आप क्या कहाँ से समझाएंगे? देखिए, निफ्टी की 24,300 की क्रॉस और ये लेवल का ट्रैक करना सर्वेंद्र की बात है, मेरी बात नहीं है। ठीक है, मैं कोई लेवल ट्रैक नहीं करता हूँ। मेरा सिंपल है कि इसका और सेकंड पॉइंट का वही है आंसर। माने निफ्टी क्रॉस करने का कारण है एफआईआई की रिटर्न। सिंपल सी बात है। तो उस एफआईआई की बिहेवियर को ट्रैक करेंगे फ्यूचर में, तो आपको पता लगेगा कि निफ्टी क्या इसको क्रॉस कर सकती है, नहीं। सिंपल सी बात है। तो मेरे ख्याल में हम एफआईआई को डिस्कस करेंगे, तो फिर इसका आंसर ऑटोमेटिकली आपको मिल जाएगा, राइट? कि निफ्टी क्या इसे ब्रेकआउट कर सकती है ऊपर से या नीचे कैसे कर सकती है, राइट? बिकॉज दिस गेम वाज एंटायरली ड्यू टू एफआईआई, करेक्ट। और कुछ नहीं है। ठीक है, तो वो बात है। और तो मैं सोच रहा हूँ कि सेकंड क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे फिर। यस सर, तो हम तो लोग पहले एफआईआई नहीं, का यन देख। का क्वेश्चन है पहले, तो उसको शायद उसको भी अटेंड कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। आप बड़ा जो बोले ऑडियंस। सर। हाँ, यन का तो आपको देख लीजिए। नहीं तो ठीक है, एफआई का येन से तो, शुरू करते हैं सर। हाँ, एफआई येन का से ही। यन से करते हैं ना, ठीक है। हम्म, तो ये यन कैरी ट्रेड जो आपने कहा, मैं थोड़ा सोचा कि समझाऊं लोगों को कि क्या होता है इसमें, क्या रिस्क है। एक टेबल में मैंने
यहाँ पर लिखा है कि 1 साल पहले, 6 महीने पहले और अब। तो इसमें 3 फैक्टर है। एक डिस्क्लेमर मैं दूं, ये इंडिया के बारे में एग्जांपल मैंने नहीं लिया है, ये मैंने लिया है जो अमेरिकन वाले हैं जो येन में बोरो करके वापस अमेरिका में निवेश करते हैं, ताकि आसानी से आप समझ सकते हैं, तो उससे ऑटोमेटिकली आप इंडिया का एक्सटेंशन करा सकते हैं आसानी से। बट वो लॉजिक क्या होता है उनका, ये मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो फर्स्ट में देखिए, ये यूएस का 10 ईयर यील्ड है। 1 अगस्त लास्ट ईयर में ये 4.2% पे था। उस वक्त में जापानीज का 10 ईयर लोन रेट था 1.55 और उस वक्त करेंसी का रेट था 147 और ये यूएसडी जेपीवाई है, यानी आप समझिए कि आईएनआर यूएसडी से ऑपोजिट है, राइट। तो बिहेवियर में उसका ऑपोजिट है, क्योंकि यूएसडी सामने है, जेपीवाई पीछे है। तो डॉलर की तरह, तो ये अगर बढ़ता है तो ये मत समझिए कि रुपी का बढ़ता है तो उसको कहते हैं वीकनिंग ऑफ रुपी, तो ये ऑपोजिट है। ओके, तो यहां पर जो बात मैं कहना चाह रहा हूं कि सिंपल सी बात है कि एक फॉरेनर यूएस में क्या सोचते हैं कि मैं 1.5% पे जापान में बोरो करूंगा, करेक्ट, और उसको यूएस में निवेश करूंगा, तो मुझे सीधा 4.2 माइनस 1.5 मुझे प्रॉफिट बन गया। अगर 2 चीज है, इंटरेस्ट रेट में कोई बदलाव नहीं आया, यानी मैं बोरो कर रहा हूं, मैं फ्लोटिंग रेट में बोरो कर रहा हूं, तो मेरी बोरिंग रेट भी बढ़ेगी ना। तो फर्स्ट कंडीशन येन कैरी ट्रेड का है कि येन का इंटरेस्ट रेट स्टेबल रहेगा। सेकंड है कि करेंसी भी स्टेबल रहेगी, बिकॉज एक दिन मुझे वो येन वापस करना है उनको। तो अगर मैंने 1 साल का बोरिंग लिया तो 1 साल के बाद मुझे येन रिटर्न करना है। तो मेरी असम्पशन है कि ना ही येन के रेट में बदलाव आएगा बोरिंग रेट में, ना ही करेंसी में बदलाव आएगी। और दशकों से ये हालत थी। इनफैक्ट ये 1.5% ही 1.5% ज्यादा है कंपेयर टू हिस्टोरिकल येन रेट जो 0 पे था। तो द पीक ऑफ दिस वाज एट द टाइम जब येन 0 इंटरेस्ट रेट्स पे चल रही थी, राइट। तो 0 में बोरो करके जो भी यील्ड उसको यूएस में मिले वो मुनाफा। तो अगर वो करेंसी को स्टेबल मान रहा है तो ये क्या ये हेज नहीं कर सकता है? अगर हेज कर दिया समझो पूरा मुनाफा चला गया। तो ये अनहेज्ड ट्रेड होता है जहां पे वो बेट कर रहा है कि मेरी बोरोइंग रेट कांस्टेंट रहेगी थ्रू आउट द 1 ईयर, और सेकंड मुझे यूएस की रेट भी यहां से बढ़ेगी, गिरेगी नहीं, राइट, बिकॉज गिरेगी तो मेरा मुनाफा कम होता है ना, राइट। और तीसरा है कि मेरा येन का जो करेंसी कन्वर्शन रेट है उसमें बदलाव नहीं आना चाहिए। और ये सालों तक ऐसा ही था, क्योंकि जापानीज गवर्नमेंट और जापानीज सेंट्रल बैंक को भी एक 0 इंटरेस्ट रेट पे रखना बहुत दिनों से मुनाफिक था, राइट, और करेंसी का मूव भी उनको फेवरेबल था। तो ढेर सारा, और ये इसका जो वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम है, मैं अगले स्लाइड में दिखाऊंगा आपको बाद में, कि भयंकर है, वर्ल्ड में ये होता है। अब क्या होता है कि इसमें नेचुरली ग्रीडी लोग होते हैं, तो जब मैं खाली यूएस में 4% में क्यों निवेश करूं, मेरे को तो इंडिया में डेट में डालने से 6.25% मिलता है ना। yes. तो एक तरफ ग्रीड आता है कि ये 2 डेवलप्ड मार्केट करेंसी इंटरेस्ट रेट को छोड़कर आप उसके साथ और इमर्जिंग मार्केट का और डेट का रिस्क ऐड करते हो, ठीक है। वो एक तरह से होता है। सेकंड तरह से जहां पे ये प्रॉफिट बनाने की कोशिश करते हैं, जिसका नाम है, जो कोरिया में अभी हावी हुआ है, मार्जिन ट्रेड। यस, ये कोई भी जो निवेश करता है पूरा अपना पैसा खाली लगा के नहीं करता है, यहाँ पे लिवरेज 10 गुना चलती है। यानी मैं डालूं 10% कैपिटल, 90% मैं बोरो करूंगा, ताकि आधा % का गेन मुझे मिला तो उसको 10 गुना मल्टीप्लाई कीजिए, राइट। दिस इज द आइडियल फॉर हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड लिवरेज्ड प्ले। अब जब रिस्क ऐसे उठाते हो आप, एक इमर्जिंग कंट्री की ओर निवेश करते हो, दूसरा यहाँ, तो क्या होता है कि एक तीसरा करेंसी आपको कॉम्प्लिकेट करती है। आप अमेरिकन है मगर येन में बोरो कर रहे हो और आप इंडिया में निवेश कर रहे हो, अल्टीमेटली आपको येन को रिपीट करना, येन को रीपे करना है और पैसा वापस डॉलर में लेके जाना है अपने निवेशों को भी देने के लिए, हेज फंड के लिए। तो डबल करेंसी रिस्क लेते हैं।
क्यों? क्योंकि लिवरेज करते हैं ना, तो लिवरेज। तो इसका क्या है कि ये हाई रिस्क ट्रेड में बदलाव कब आया? जब जापानीज गवर्नमेंट ने और जापानीज सेंट्रल बैंक ने वो जीरो इंटरेस्ट रेट पॉलिसी को छोड़ दिया और वो 1.5 को बढ़ गया, जो 1 साल पहले आया था। अब 1.5 और 4.2 पे भी काफी डिफरेंस है। तो येन कैरी ट्रेड को झटका लगा जरूर, बट फिर भी मुनाफा इतना था कि वो कंटिन्यू रही। अब सोचिए कि किसी ने 6 महीने के लिए वो ट्रेड को किया, यानी 1 अगस्त 2025 से 1 दिसंबर 2025 तक रफली मैं कर रहा हूं। तो क्या हुआ उस दिन ने? जापानीज का 10 ईयर यील्ड 52 बेसिस पॉइंट्स बढ़ गया। तो उसकी बोरिंग कॉस्ट फ्लोटिंग रेट पे, कोई फिक्स रेट तो लोन नहीं देगा क्योंकि बैंक को भी अल्टीमेटली फ्लोटिंग है, तो उसकी बोरिंग कॉस्ट बढ़ गई। और उधर क्या हुआ? यूएस का इंटरेस्ट रेट तब 5 बेसिस पॉइंट गिर गया। तो दोनों तरफ लगा उनको राइट। मगर अगले 6 महीने में वापस बदला। क्यों? यूएस की इंटरेस्ट रेट्स और भी बढ़ गई, और मगर जापानीज बॉन्ड यील्ड भी बढ़ गई। तो देख रहे कि अगला जो पीरियड है वहां पर 55 बेसिस पॉइंट्स यूएस की ट्रेजरी यील्ड बढ़ गई, सेकंड लास्ट कॉलम देखिए, और जापानीज बॉन्ड यील्ड 73 बेसिस पॉइंट्स बढ़ गई। तो अगेन दे कॉट ऑन द रॉन्ग फुट, राइट। और किसी ने 1 साल का ट्रेड किया तो क्या हुआ? यूएस का 50 बेसिस पॉइंट्स बढ़ा, मगर जापानीज इंटरेस्ट रेट्स का बढ़त 125 बेसिस पॉइंट्स हुआ। तो ये थी द रिस्क विद द येन कैरी ट्रेड, जहां पे ऑलरेडी जो आप कह रहे हैं, आज सवाल पूछ रहे हैं आप, खाली इंटरेस्ट रेट मूवमेंट के कारण ही ये ट्रेड में एक बहुत बड़ा दाग आ गया है कि जापानीज ने अभी हाई इंटरेस्ट रेट्स के ऊपर अपना चाल चला दिया है। तो जहां 1.5 पे थी, अभी वो 2.8 पे आप पहुंचे, ऑलमोस्ट दुगना हो गया है। तो उतना सस्ता नहीं है। तो आज के दिन में किसी के लिए करने के लिए 2.8 जापानीज बोरोइंग रेट और 4.7, तो मेरा डिफरेंस भी कम हो गया ना, बहुत कम हो गया। यस, बहुत कम हो गया। तो अब करेंसी की बात इसमें बीच में आ जाइए। तो थर्ड लाइन में देखिए, अभी करेंसी का क्या हुआ? बीच में वो करेंसी 163 तक गया। ये मैं 1 अगस्त लिखा हूं, मैं एक्चुअली वो 15 जुलाई का है, ठीक है। 1 अगस्त को वापस करेक्ट हो गया, जैसे आप दिखा रहे थे अपने स्लाइड में। तो इसमें क्या हुआ? आप जो दिखा रहे वो 4% वो था, वो 160 to 157, क्योंकि ये क्या है? ये डॉलर्स रिक्वायर्ड टू बाय 1 जापानीज येन है ये, समझिए। तो मुझे पहले $147 चाहिए थी, फिर 156 को बढ़ा, फिर 163 को बढ़ा, अब 163 से 157 गिर गया, राइट। एंड दैट मींस आई नीड लेस डॉलर। तो येन का तो ये जो मूव हुआ है वो उनको और भी, बिकॉज दे हैव टू रीपे नाउ तो येन, करेक्ट। तो अब क्या हुआ है कि एक तरफ जापानीज इंटरेस्ट रेट्स भी बढ़ रही है और दूसरी तरफ जापानीज करेंसी भी स्ट्रेंथन हो रही है। मुझे ज्यादा देना पड़ेगा डॉलर उसको खरीदने के लिए। तो ये अब एक बहुत हाई रिस्क ट्रेड है। और जिन्होंने ऑलरेडी लिया है, इसमें क्या प्रॉब्लम है कि ये जब बढ़ता है और गिरता है, जस्ट आपको कोरियन मार्केट की तरह सोचिए, क्योंकि वो भी मार्जिन ट्रेडिंग वाला मार्केट है। जब बढ़ा तो तेजी से जो 10% रिटर्न बनना था उसको 40% रिटर्न बन गया, मगर अगर गिर गया तो सीधे सुसाइड पॉइंट पे आ गया। यस, तो दिस इज द थिंग। तो इसको मैंने वर्ड्स में समझाया है। तो आगे बढ़ते हैं, राइटिंग में जो लिखा मैंने देखते हैं। तो अब आप उसको पढ़ेंगे तो समझाएंगे। तो आज लास्ट 12 महीने में ये इंटरप्ले बिटवीन यूएस ट्रेजरी, जापानीज बॉन्ड यील्ड और करेंसी का पैर, इसने डिक्टेट किया है क्या? मॉनेटरी पॉलिसी कन्वर्जेंस। क्या मीनिंग है कन्वर्जेंस? दोनों की मॉनेटरी पॉलिसी एक तरफ चलने लगी, राइट। यूएस का भी टाइटनिंग मोड में जा रहा है, जापान का भी टाइटनिंग मोड में जा रहा है। तो वही डेंजर है। तो एज बैंक ऑफ जापान स्टेडीली हैज अबैंडन्ड इट्स अल्ट्रा लूज स्टांस, पहले उनका बहुत लूज स्टांस था ना। और फेडरल रिजर्व भी क्या हो रहा है? इन्फ्लेशन बढ़ रही है, बॉन्ड यील्ड बढ़ रही है और एक्सचेंज रेट, ये 3 फेजेस में जो मैंने दिखाया उधर, लास्ट अगस्त, फिर दिसंबर, फिर अगस्त, राइट। तो अगले स्लाइड में जाएंगे तो राइट, स्ट्रक्चरल कंप्रेशन क्या हुआ है? When Japanese bond yields were near 0%, any move in US translated 1:1 in Japanese movement, यानी
जब जापान 0 पे था, अगर 10 बेसिस पॉइंट यूएस ट्रेजरी बढ़ी तो जापानीज बॉन्ड यील्ड भी 10 बढ़ती थी। एक परफेक्ट कोरिलेशन था उन दिनों में। लास्ट ईयर क्या हुआ, ट्रेजरी यील्ड्स 50 basis points over the year, 4.2 to 4.7, but Japanese yield have gone 120 basis points. तो ये नैरो हो गया ना यील्ड गैप। तो ये फंडामेंटली एक यील्ड का बफर जो था वो अनवाइंड हो रहा है, राइट। सो दैट इज द बिगेस्ट रिस्क अराउंड द जापानीज इंटरेस्ट। नेक्स्ट स्लाइड में आगे जाएंगे तो देखें तो क्या है कि ये ड्रामेटिक शिफ्ट अकर्ड इन द जापानीज फिक्स्ड इनकम मार्केट, क्योंकि उधर इन्फ्लेशन बीओजे के टारगेट के ऊपर कंसिस्टेंटली रहने के कारण उन्होंने पॉलिसी रेट्स पहले 0 था, फिर लेट 2025 में उन्होंने 0.75 रीच किया, और अब और साथ में उन्होंने क्वांटिटेटिव टाइटनिंग भी किया, लिक्विडिटी को विड्रॉ किया मार्केट से बाय रिड्यूसिंग देयर परचेस ऑफ द बॉन्ड्स, राइट। तो 10 ईयर जापानीज बॉन्ड यील्ड लेट 2025 में 2% क्रॉस किया और 2.8 तक जाने लगा, तो एक रेजिम का शिफ्ट हो गया उधर। तो डोमेस्टिक जापानीज डेट उनके इन्वेस्टर्स के लिए अट्रैक्टिव बन गए। उसके पहले क्या होता था, एक बड़ी जापानीज इंस्टीट्यूशन उधर 0% यील्ड में डालने के सिवाय वो जाके अमेरिका में निवेश करता था, अब वो पैसा वापस जापान आने लगा। तो नेचुरली क्या हो गया, उनके लिए एक्सपोर्टिंग कैपिटल टू यूएस ट्रेजरी बंद होकर केम बैक टू जापान, तो डॉलर उनका जापानीज येन स्ट्रेंथन होने लगा। तो ये है इंटरप्ले बिटवीन द बॉन्ड मार्केट एंड द करेंसी मार्केट। पहले पैसा अमेरिका को जाता था इसलिए येन प्रेशर पे था, अब वापस पैसा डॉलर से येन में आने लगा बिकॉज उनको 2.8% यील्ड मिल रहा है, तो हैप्पी है, विदाउट करेंसी रिस्क 2.8 मिल रहा है एक जापानीज इंस्टीट्यूशन को, पेंशन फंड ऐसे को। तो ये इसके कारण करेंसी भी स्ट्रेंथन होने लगी। अभी आगे बढ़ते हैं, राइट। तो अब फेड की रीप्राइसिंग और ये जापानीज इंटरवेंशन के बीच में जाके अटक गया ये ट्रेड, राइट। तो क्या हुआ, 160 तक रैली हुआ जैसे आपने ग्राफ में भी दिखाया। फिर उसके बाद जापानीज गवर्नमेंट ने आके इंटरवीन किया, जापानीज सेंट्रल बैंक ने इंटरवीन करके करेंसी को स्ट्रेंथन किया, राइट। बट ये आर्टिफिशियल स्ट्रेंथनिंग है, बिकॉज क्या हुआ, ये मिनिस्ट्री उधर जाके उनको दे वांट टू प्रिवेंट इट, बिकॉज जापानीज को स्ट्रेंथनिंग प्रिवेंट करना है। क्यों? बिकॉज उनके एक्सपोर्ट ओरिएंटेड का इकोनॉमी है, जितना उनका करेंसी वीक रख सकते हैं तो भी एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिव होगा ना। जापान 100% एक्सपोर्ट ओरिएंटेड है ना, उनके लोकल डिमांड कुछ नहीं है, सब 70 के ऊपर है, सब एवरेज एज 65-70 है। डोमेस्टिक डिमांड क्या हुआ है, तो उनका पूरा ये है कि कैसे हम वीकेंड करें करेंसी को। मगर अगर पैसा वापस जापान में आ रहा है बिकॉज इंस्टीट्यूशंस आर रोलिंग बैक, तो स्ट्रेंथनिंग ऑटोमेटिक है। तो मेरे ख्याल में ये बहुत बड़ा एक करेंसी का रिस्क है अभी, जो पहले नहीं था एशियन ट्रेड के लिए। और अभी आगे नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे कि past year has demonstrated that USD Japanese can no longer be taken based on US economic strength. पहले ये था कि यूएस के स्ट्रेंथ के बेसिस पर वो करेंसी मूव करता था, बट अभी जापानीज यील्ड्स मल्टी डिकेड हाई में है, तो कुशन फॉर एनी शॉर्ट येन कैरी ट्रेड हैज श्रंक। तो कुछ भी सडन मूव इन यूएस यील्ड, अनएक्सपेक्टेड हॉकिश एंट्री फ्रॉम बैंक ऑफ जापान, भयंकर अनवाइंडिंग। और ये जब अनवाइंडिंग होगा कैसे होगा, लिवरेज ट्रेड का अनवाइंडिंग होगा। तो ये मार्केट के लिए बहुत बड़ा रिस्क है, वर्ल्ड वाइड मार्केट्स के लिए बहुत बड़ा रिस्क है, राइट। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो ये कितना बड़ा है, टोटल येन बोरोड ग्लोबल क्रॉस बॉर्डर एक्सपोजर बिटवीन 1 to 4 ट्रिलियन। कई लोग इतना वाइडन देते हैं तो इसमें एक एक्यूरेट नंबर मिलना मुश्किल है, बट एस्टिमेट्स है, किसी ने लोएस्ट एस्टिमेट दिया 1 ट्रिलियन, किसी ने डाला 4 ट्रिलियन, ठीक है। बट इंडिया के बारे में आए हैं तो दो तरफे होता है यहाँ पर। क्या है, एक होता है कि जापानीज ऑरेंज फंड्स जो इंडिया में निवेश करते हैं वो कैरी ट्रेड नहीं है, ट्रू, वो अपने ही देश में बोरो करके इधर निवेश कर रहे हैं, तो उसका कुछ लेना देना नहीं है। तो यहां देखकर अरे येन में बोरे, उसका वेस्ट, बिकॉज उसको देयर इज नो करेंसी रिस्क, वो सीधा 2.8% जापानीज गवर्नमेंट का यील्ड है, यहां पर 6.8% है, 4% कैरी ट्रेड उसको सीधा मिलता है ना। तो उसमें उतना उसको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। मगर ग्लोबल मैक्रो फंड्स जो जापानीज लिवरेज को लेकर इंडियन एसेट्स को होल्ड कर रहे हैं, वो है रिस्क, और उसका एस्टिमेट
मैंने देखा कहीं पे कि इक्विटी और डेट दोनों मिलाकर 2 to 2.5% ऑफ आवर टोटल एफपीआई AUM, which is about 900 to 950 billion equity plus debt put together, right? तो उसका 2 to 2.1 लेंगे तो 20 billion to 22 billion is the risk that unwinding होने पर ये पैसा निकल सकता है इंडिया से, राइट? मगर ये 20 to 20 बिलियन आपको लगेगा बहुत बड़ा नंबर है, मगर नॉट रियली, बिकॉज इफ यू लुक एट इट, नेक्स्ट स्लाइड में हमारे पास डोमेस्टिक बाइंग का, डीआईआई का बाइंग का जो है ऑलमोस्ट एवरेज 40 to 50,000 करोड़, एसआईपी बुक 30,000 करोड़ है, लमसम 10,000 करोड़, फिर ईपीएफओ का पैसा भी आता है, तो ऐसी चीजों को ऑब्जर्व करने का ताकत है हमारे पास। तो मेरे मन में वर्ल्ड मार्केट के लिए बहुत बड़ा झटका हो सकता है अगर ये बहुत एडवर्स बन गया तो, बट इंडिया के लिए वी शुड बी एबल टू मैनेज। सेकंड है कि हमारे यहाँ पर इंडिया ने करेंसी रिस्क के बारे में, वी हैव नॉट अलाउड आवर कंट्री पीपल टू बोरो एक्सेसिवली आउटसाइड द कंट्री इन जापानीज येन। ठीक है, जैसे एफआईआई कर रहा है जापानीज येन की बोरोइंग करके, इंडियन कॉर्पोरेट्स को भी सोचा आएगी ना, मैं ईसीबी भी जापानीज येन में लूंगा ताकि मुझे वो बेनिफिट मिले, बट इंडिया में वी डोंट अलाउ दैट सो मच स्ट्रिक्ट कैपिटल। ऐसा क्यों करते हैं? ये तो फायदा कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, मगर रिस्क अल्टीमेटली देश को है ना, रिस्क करेंसी का एडवांस मूवमेंट से ज्यादा आपको येन देना पड़ेगा, तो देश को सप्लाई करने पड़ेगा। कॉर्पोरेट अपना बैलेंस शीट को रुपए में देखेगी। देखिए, अगर एक एक्सपोर्टर येन कैरी ट्रेड कर रहा है तो चलता है, मगर एक एनबीएफसी यहाँ बोरो कर रही है उधर, उसका कोई एक्सटर्नल एक्सपोजर नहीं है, वो उधर बोरो करके रुपए में लैंड कर रही है और एडवर्स करेंसी मूव हो गया तो वो कहां से हेज करेगी, उसका नुकसान में होगा, नेट इंटरेस्ट मार्जिन नेगेटिव हो जाएगा ना। यस, बिकॉज इंडियन कंपनीज जो ईसीबी रेज करती है टू इन्वेस्ट, लाइक ओएनजीसी ने किया टू इन्वेस्ट इन ओएनजीसी विदेश, टू इन्वेस्ट इन वेनेजुएला, तो वो ठीक है, वो आउटसाइड कंट्री एक्सपोजर ले रहे हो, मैनेज कर सकते हो, बट इफ यू आर टेकिंग दैट मनी एंड लेंडिंग इन इंडिया और पुटिंग बैक इन इंडिया, देन इट्स अ कंट्री के लिए रिस्क है। फॉरगेट अबाउट द कॉर्पोरेट, कॉर्पोरेट को तो रिस्क है ही, मगर कंट्री इज वरीड अबाउट द डॉलर दैट यू हैव टू पे आउट, अल्टीमेटली इट कम्स डाउन टू दैट, नो फॉरेन करेंसी टू पे आउट। सो इसलिए हमने एलआरएस, क्रॉस कंट्री लिवरेज, सबका हमने कैप रखा है। और इस बार भी जब लिबरलाइजेशन किया था आरबीआई गवर्नर ने, ईसीबी के लिए भी आधा कवरेज उन्होंने प्रॉमिस किया था कि हम पिकअप करेंगे पीएसयूज के लिए, याद होगा आपको, राइट? सो दिस इज अ बिग रिस्क फॉर द कंट्री। सो हमारी जो कंट्रोल्स है उसके कारण देश के लिए ये येन कैरी ट्रेड का अनवाइंडिंग होगा तो उतना इफेक्ट हमारे ऊपर एज ए इकोनॉमी, ये स्टॉक मार्केट रिलेटेड नहीं है, ये आउटसाइड स्टॉक मार्केट करेंसी के ऊपर जो इम्पैक्ट है उसके बारे में मैं कह रहा हूँ, राइट? तो वो एक बात है। तो अल्टीमेटली टू समराइज अगले स्लाइड में, राइट, आरबीआई का रिफर्स भी है, वो भी एक कंफर्ट फैक्टर है अल्टीमेटली टू सप्लाई, राइट? तो यही थी वो येन कैरी ट्रेड के बारे में। तो $40 बिलियन आ गया एफसीएनआर, मगर 40 बिलियन कुछ नहीं है भैया, अभी तो 2 महीने हैं और आएगा। कहाँ गया? अरे 40 से 60 गया तो भी रुपी का कुछ नहीं होगा बा, रुपी पे दबाव है ही ना, अभी कहाँ है रुपी? 95 96 पे ही है बा, अभी तो है। So this 40 billion is nothing. RBI governor is unhappy with it. His target. अभी तो टाइम है सर, अभी तो 2 महीने और हैं। मैं सुन रहा हूँ, मैं देखिए, मैं मेरी बेटी है ना उधर, हाँ, वो देख रही है, वो कह रही है कि इट इज नॉट एट ऑल प्रॉफिटेबल फॉर मी टू डू, बिकॉज जो लिवरेजिंग है, एचएसबीसी एक बैंक है जो गिफ्ट सिटी के थ्रू 19x लिवरेज दे रहा है, ठीक है? ओके, बाकी सब देखे, मैं एसबीआई से भी उधर बात किया, वो बोल रहे हैं कि लेंडिंग रेट तो वो 6% दे रहे हैं एफसीएनआर डिपॉजिट में और 5.75% को बोरोइंग रेट दे रहे हैं, तो स्प्रेड 25 बेसिस पॉइंट है और 9 टाइम्स लिवरेज दे रहे हैं, तो नेट टू नेट उनका देखें तो यील्ड कुछ 9% बन रहा है। और मेरी बेटी कह रही है, अरे मैं अदानी का बॉन्ड उधर खरीदूं, मेरे 10% बन रहा है मुझे। So it is unlike, see, RBI रघुराम राजन के टाइम में जो 34 बिलियन आया था तो वो बहुत बड़ा रकम था, because India was a much smaller forex based country then. At that time 34 billion was a big amount,
बट अब अनलेस वी गेट 75 बिलियन प्लस, इट इज नॉट अ वेरी वेरी बिग। ये 40 बिलियन, अरे आरबीआई गवर्नर मीटिंग रेगुलरली बुला रहे हैं बैंकों के, क्यों नहीं हो रहा है? ही इज नॉट हैप्पी विद दिस। हम लोग कह सकते हैं 40 बिलियन, अरे वो उधर उधर भी अपना डेट एफआई ने भी बहुत लाया है उधर, पर ये सब करेंसी को स्ट्रेंथन क्यों नहीं कर रहा है? सोच लीजिए ना, करेंसी कहाँ गया? उधर के उधर ही है। और 1 ईयर फॉरवर्ड प्रीमियम अभी भी 2.91% पे है। तो अभी भी मान रहे हैं कि 3% करेंसी वीकन होगा एक साल में। करेक्ट। सो ये 40 बिलियन सब कहने के लिए अच्छा है, बहुत बड़ी बड़ी नंबर है, मगर आप सोच लीजिए कि दिस इज द रिक्वायर्ड अमाउंट, बिकॉज ऑयल का बिल में ही हमारा इतना डॉलर की रिक्वायरमेंट बढ़ गई है, राइट? ऑयल ऊपर है सर। हाँ, ऑयल भी ऊपर है, नीचे नहीं आ रहा है वो। नहीं, वो तो वही बोल रहा हूँ। तो ये इंडियन करेंसी का मैं कहूंगा कि सितंबर 30 तक आरबीआई और भी धक्का देगा, तो डेफिनेटली ये 40 बिलियन जो है 50-60 बिलियन तक तो जा सकता है। मगर जो मेरी खबर है उधर कि इतना अट्रैक्टिव नहीं है, बैंक्स बहुत दम लगा रहे हैं इसको अचीव करने में, बिकॉज क्या होता है ना, उसमें कई तरह की सिचुएशन होती है। लाइक यूएस एनआरआई के लिए ये इंटरेस्ट टैक्सेबल है, उसके इनकम में जुड़ता है, ये एफसीना बी का उसके इनकम में, तो उसको टैक्स देना पड़ रहा है उधर। सेकेंड, आप सोच रहे हैं कि बोरोइंग करें, पर ये सब उनके लिए लेवरेज्ड बोरोइंग में आता है, तो अगर वो दूसरा कोई लोन लेना जा रहा है तो उसकी क्रेडिट रेटिंग हर्ट होती है। तो एक इंडिविजुअल के मैं बोल रहा हूँ एनआरएस के लिए, और उनको दिस समवेयर यूएस की जो इंटरेस्ट रेट्स है वो बहुत हाई है ना अभी। अरे बिना कोई रिस्क लिए मुझे 4.7% यूएस में मिल रहा है, राइट? तो वो भी मैं लिवरेज करूंगा तो वो भी मुझे 7-8% तक ले जाएगा। अब इंडिया कंट्री का रिस्क लेकर मुझे 9-10% से नहीं चलेगा ना। तो एचएसबीसी जो कर रही है 19x, उससे मैंने सुना कि 14-15% डॉलर रिटर्न बनता है। मगर वो भी क्या है कि उनका भी एक कंट्री लिमिट है और वो जल्द फुल हो रहा है। उनके भी क्रेडिट ऑफिसर का एक लिमिट दिया गया है उनको इंडिया के लिए गिफ्ट सिटी के जरिए, तो वो लिमिट वो, बिकॉज दिस इज ओनली बैंक व्हिच इज वेरी एग्रेसिव इन दिस, एचएसबीसी बैंक। बाकी इंडियन बैंक जो है, देखिए इक्विटास बैंक, ऐसे छोटे छोटे बैंक, यस बैंक, ये सब 7% दे रहे हैं मगर लिवरेज नहीं दे रहे हैं। So you got to lend also, no? Then only you can make that extra margin money. क्योंकि और ultimately see हम इंडिया में बैठे कहते हैं कि इंडिया जरूर रीपेमेंट डिफॉल्ट नहीं करेगी, ओके, बट जस्ट गो बैक इन टाइम ना, तो 1991 या फिर जब हमने गोल्ड को गिरवी रखा, तो एक फॉरेनर एनआरआई हम कह रहे हैं कि वो इंडिया में अल्टीमेटली उसके इंटरेस्ट इंडिया में है, तो उसके लिए प्रॉब्लम नहीं है। मगर नॉट ऑल एनआरआईज आर लुकिंग टू सेटल बैक इन इंडिया। ये खाली अपने गल्फ वाले एनआरआईज है जो काम के लिए जाते हैं। एक अमेरिकन एनआरआई और इधर जो है वो इंडिया के बारे में थोड़ा बहुत उसके पेरेंट्स के लिए पैसा भेजेगा, बट वो अपने लाइफ को रिटायर होकर यहाँ सेटल होने की नहीं बात करता है। तो उसके लिए इंडिया भी एक रिस्क बेसिस पे इवेल्युएट करता है। ये मैंने बात किया, मेरे कजिन्स भी बहुत सारे हैं, सबसे मैंने बात किया इसके बारे में, अरे क्या, अरे इतना इंडिया बेस्ड बोलता है, दूसरा कि इंडिया इज नॉट अ रिस्की कंट्री, क्या बोल रही हो तू? वो बोल रहा है इंडिया एक दिन हो सकता है कि ऐसे कि इंडिया कैन नॉट पे द डॉलर और डॉलर को फ्रीज करेगी। ऐसा नहीं कि रीपे नहीं कर पाएगी, वो बोलेगी डॉलर नहीं दूंगा मैं रुपए में इधर इंडिया में दूंगा, तो क्या फायदा? करेक्ट। दीज आर द रिस्क्स। बट तो मेरा मानना है कि ये रोरिंग सक्सेस होने पर अभी तक 70-75 बिलियन होना था, बहुत पुश हो रहा है इसमें। और क्या हो रहा है कि ये भी हो रहा है कि एग्जिस्टिंग एफसीएनआरबी को क्लोज करके फ्रेश डाल रहे हैं, समझ रहे हैं? क्योंकि मैंने लास्ट ईयर एफसीएनआरबी लिया, मुझे खाली 4% रिटर्न मिला या 5% मिला, और उसको मिलना क्या, उसको प्रीमेच्योरली मैं क्लोज करके फ्रीज करूंगा। तो अब आप दिखाएंगे उसको कि मेरा आ गया है। एक्चुअली नेट बेसिस में तो नहीं आया, रिन्यू कर रहे हैं हम, तो पता नहीं है। देखिए मैं ऐसे ही मैं विदाउट एन एविडेंस में आई डोंट वांट टू से दिस, पर सिंपल सी बात है ना, सोचिए ना, मैंने 3 साल पहले डाला था,
अब जाके मैं उसको रीप्राइस करूंगा, इस बैंक के उठाकर दूसरे बैंक को दे दूंगा। सर होम लोन में हम लोग करते हैं कि नहीं करते हैं? होम लोन जब गिर जाता है तो पुराना वाला 2-3 हजार रुपए दे करके नीचे करा लेते हैं। तो देखिए तो और मेरा सिंपल सा, ठीक है, लुक एट द एंड रिजल्ट ना। अगर ये 40 बिलियन और फिर एफआईएस का जीसेक में भी कह रहे हैं कि इतना बिलियन आ गया, तो ये सब का असर कहाँ दिखना है आपको? करेंसी में दिखना है ना। ट्रू। करेंसी कहाँ पे है? यस करेंसी इज नॉट स्ट्रेंथेंड ट्रेमेंडसली। वीकनिंग को प्रिवेंट किया है हमने। सर, वीकली और मंथली क्लोजिंग वीकेस्ट है करेंसी की, तो हम लोग चार्ट में डिस्कस भी कर चुके हैं। तो इसका सचमुच कोई बहुत बड़ा फायदा हुआ ही नहीं है। एग्जैक्टली। तो ये सब पीआर के लिए कहेंगे हम, 40 बिलियन आ गया, ये आ गया, वो हो गया, फलाना फलाना। और इसका कॉस्ट सोचिए भैया, 1 मिनट सोचिए। यस। आरबीआई इज गारंटीइंग द स्वैप, करेक्ट? ये एक्चुअल सर मैंने रुपी आपको अगर 104 पे जाती है तो देश के लिए नुकसान सोचा आपने? यस। कस्टमर के लिए नुकसान नहीं है। बैंक्स को भी आरबीआई ने कहा कि मैं प्रिंसिपल कंपोनेंट को हेज कर लूंगा आपके लिए, इंटरेस्ट कंपोनेंट आप देख लो। तो बैंक्स के लिए भी एक रिस्क है करेंसी का डिप्रिसिएशन, क्योंकि इंटरेस्ट जो देते हैं उसका हेजिंग नहीं कर रहा है आरबीआई उनके लिए। इंटरेस्ट उनको दैट देन प्रिवेलिंग डॉलर रेट पे उनको कन्वर्ट करके देना है कस्टमर को। सर प्रिंसिपल रेंटेड मनी से करेंसी को स्ट्रॉन्ग कैसे करेंगे? एंड समवन हैज टू बेयर दैट कॉस्ट एंड ऑफ द डे इवेंचुअली। सी देयर इज नो फ्री लंच इन द यस। मार्केट, राइट? अब फ्री लंच होता है कब होता है कि कुछ अनएक्सपेक्टेड चीज के कारण रुपी स्ट्रेंथन होता है 3 साल के बाद। ये ये तो मतलब बड़ा मुश्किल काम है। तो ये है। ओके, करेंसी का डिस्कस कर लिया। अब आते हैं आपकी एफआईआई वापस आ गए क्या? तो मेरा मानना है कि देखिए एफआईएस का रुख जरूर बदला है, बिकॉज मैंने डेरिवेटिव्स बुक को स्टडी किया है। ओके, तो लास्ट वीक का बाइंग देखें तो 2 दिन में मैक्सिमम था बाइंग। एक वेंसडे को 3,000 करोड़ था और थर्सडे को 4,000 करोड़ था। फ्राइडे को थोड़ा सॉफन हो गया वो, पर ये मंथ एंड एक्सपायरी का वीक था। तो वो मंथ एंड एक्सपायरी का एक पैसिव रीबैलेंसिंग होता है, फिर शॉर्ट कवरिंग डेरिवेटिव्स बुक का होता है कि क्या हुआ। तो मैंने डेरिवेटिव्स का मूव देखा। यस, एफआईएस ने 2,66,000 करोड़ नेट शॉर्ट मंडे पे थे और बाय द एंड ऑफ द वीक वो 1,73,000 पे आ गया, यानी 94,000 कॉन्ट्रैक्ट को उन्होंने कवर किया। क्या? तो नेचुरली ये नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे कि ये मूव, ओके, yes, that a shrinking FII book is therefore a bullish technical signal, but only if it reflects genuine conviction and not mechanical settlement. अभी वो सच्चाई हमें पता नहीं है, मगर वीक लॉन्ग कंसिस्टेंट रिडक्शन जो शॉर्ट बुक में हुआ है, इट सजेस्ट कि पार्शियल एटलीस्ट उनका कन्विक्शन है कि इंडिया स्टोरी है। और दूसरी बात जो है, विक्स जो एक क्रिटिकल फैक्टर होता है एफ&ओ मार्केट के लिए, वो करीबन फ्लैट था। तो ये लो वॉलिटी क्या कहता है? ये मार्केट का कॉन्फिडेंस बताता है, राइट? वॉलिटिलिटी लो है, मगर कॉम्प्लेसेंसी भी कह सकते हैं आप, बिकॉज ये कुछ कुशन ही नहीं है कि अगर क्रूड स्पाइक हो गया या फेड और अग्रेसिव हो गया उधर तो ये फट से पलट सकता है। ओके, तो अगले स्लाइड में इसको मैंने डिस्कस किया है कि रिस्क कम्स फ्रॉम द मैक्रो ट्रांसमिशन चेन। अगर फेड इज लीनिंग टुवर्ड्स अनदर रेट हाइक, pushes the 10-year higher, फिर यूएस और इंडिया का जो डिफरेंशियल है वो नैरो हो जाएगा। देखिए इस हफ्ते ही देखिए क्या हुआ है। देखिए इंडिया का जीसेक 6.833 पे एंड हुआ, यूएस का 4.737, तो गैप 209 बेसिस पॉइंट्स है। हफ्ते के बिगनिंग में 217 था। तो ये गैप रिड्यूस होने के कारण क्या होता है कि आपको जो कैरी येन ट्रेड में हम कैरी की बात कर रहे थे ना, अगर कोई अनहेज्ड पोजीशन लेना चाहता है तो उसकी कैरी का रिटर्न कम हो रहा है, क्योंकि वो ये 1 साल का एक एफआई का आउटलुक है, समझिए।
और डेट में ही लीजिए, बात सिंपल सी बात है डेट में, क्योंकि ऑटोमेटिकली इक्विटी में भी यही कैलकुलेशन ट्रांसलेट होता है। तो डेट में देखिए वो क्या होता है कि मैं पैसा भेज रहा हूँ इंडिया को, 6.83 मुझे जीसेक में मिलता है, ठीक है। एक साल के बाद मेरे को 209 बेसिस पॉइंट प्रॉफिट बनेगा, बिकॉज मैं यूएस में मैं 4.73 पे बोरो करके यहाँ 6.83 में निवेश करूंगा। वो एक हफ्ते पहले 217 पे था रिटर्न, आज वो 209 बन गया है। एक वो अनहेज्ड एफआई के लिए उसका कैरी ट्रेड, जैसे येन की कैरी ट्रेड अभी मैंने डिस्कस किया, रुपी डॉलर का कैरी ट्रेड में भी एक जो हेज नहीं करता है उसके लिए ये नैरो हो रहा है, विच मीन्स इट्स रिस्की टू पुट इनटू इंडिया। अगर हेज कर रहा है एफआई तो अगले स्लाइड में मैंने लिखा है कि उसकी हेजिंग कॉस्ट क्या है। हेजिंग कॉस्ट है आज 1 ईयर का यूएसडी एनआर फॉरवर्ड प्रीमियम है 278 पैसे। तो अगर उसका डिवाइड बाय द स्पॉट रुपी रेट करते हैं तो 2.92% आता है हेजिंग कॉस्ट एक साल का। तो मैं फुली हेज करूंगा तो मेरा हेजिंग कॉस्ट 2.92 है, मेरा रिटर्न 2.09 है, यानी मुझे 83 बेसिस पॉइंट्स का नुकसान है, राइट। तो ऐसे फुल्ली हेज एफआई में आऊंगा ही नहीं ना। और जो मैं हेज नहीं करने वाला मेरे लिए वो नैरो हो रही है। और फेड अगर रेट हाइक और भी करती है तो उसका इंपैक्ट आपको शॉर्ट टर्म में करती है मगर लॉन्ग टर्म में भी दिखेगा, तो मेरा कैरी ट्रेड और भी बंद हो जाएगा, अनलेस आरबीआई ऑल्सो डज रेट हाइक। वो भयंकर बात है, उस पर नहीं जाते हम। ठीक है, करना पड़ेगा। सर यूएस की 30 ईयर मॉर्गेज बॉन्ड यील्ड 5.21 हो गया है, 5.23। तो अभी चैलेंज बहुत ज्यादा उधर हो गया है। हाँ, अपनी तो भी नेक्स्ट वीक 5 अगस्त को है पॉलिसी। इनके सामने प्रॉब्लम क्या है कि पहले यूएस की हो जाती फिर इनकी होती, तो प्रीएम्प्ट करना बड़ा मुश्किल है। अब अगली सितंबर में है उनकी, तो आप समझ नहीं पा रहे केविन वॉश क्या करेंगे। केविन वॉश इज टेकिंग रिस्क। बट केविन वॉश क्लियर है ना, वो बोलता है कि मैं गाइडेंस ही नहीं दूंगा। तो स्पॉट भी तो कुछ नहीं कर रहे हैं वो। तो अभी देखिए, हमने जब देखा जिस दिन पॉलिसी आई कि परफेक्ट रेसिपी थी कि कोई भी नॉर्मल सिचुएशन में रेट हाइक होना चाहिए था। आपका कोर पीसी, इन्फ्लेशन, जॉब मार्केट, इकोनॉमी सब हीटेड है। रूटीन में तो आपका 2% टारगेट से कितना ऊपर चल रहा है, तो आपको बढ़ा देना चाहिए। आप नहीं बढ़ा रहे हैं, आप कह रहे हैं अच्छा उन्होंने डॉट प्लॉट खत्म कर दिया है तो इसलिए कोई गेस भी नहीं कर सकता अब। तो वो तो खुद ही रिस्क ले रहे हैं। मैंने तो यहां तक कहा है कि ये पॉलिटिकल रिस्क है कि ट्रम्प कह रहे हैं घटाओ, तो घटाऊंगा तो नहीं लेकिन बढ़ाऊंगा भी नहीं। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग केविन वॉश इज टेकिंग रिस्क। 30 इयर्स वाली जो बड़ी है ना सर, वो नीचे नहीं आती इतनी आसानी से। नहीं, he is not taking risk, he is actually keeping his bosses happy। क्या रिस्क ले रहा है वो? या हाँ, ये बात सही है। बॉस को खुश कर रहा है तो उसको क्या है अभी। तो ट्रम्प से कह रहे हैं कि लोग मुझे रेट हाइक करना है, मैं नहीं कर रहा हूँ। वही आप समझिए कि बहुत बड़ा मैं आपके लिए एहसान कर रहा हूँ। पर्सनली अपने आप को डिरिस्क कर रहे हैं, इकोनॉमी को रिस्क में डाल रहे हैं। तो दैट इज अ प्रॉब्लम। और ये भी देखिए, मैंने देखा S&P 500 का इस साल का अर्निंग्स फोरकास्ट पिछले महीने 24% ईपीएस ग्रोथ था, इस महीने 27% बढ़ गया है भैया। करेक्ट। तो इकोनॉमी तेजी से चल रही है तो उधर उनको रेट हाइक करना ही है। नो डाउट अबाउट इट। तो क्या करें अब, उसके ऊपर क्रूड का भी रिस्क है एफआईएस के लिए। तो सोचे तो 90 पर टिका है तो ठीक है, मगर ये अगर वापस कुछ 100 के ऊपर जाने की करता है तो ये एफआईएस की वापसी, रिटर्न वापसी होगी, वापस इंडिया से निकालो पैसा। तो ये मेरे ख्याल में आपको एक लास्ट वीक एक एक्सेप्शनल वीक था, मंथ एंड था, रोलो और जो चीज थी कि इंडिया के बारे में कि इंडिया को शॉर्ट करो, उसका लॉजिक थोड़ा कम हुआ है, वो मानते हैं। यानी इंडिया एक रेकलेस शॉर्ट था कुछ महीने पहले से, देखिए वॉर की शुरुआत से ही इंडिया कर रहे शॉर्ट करना है तो इंडिया को करो, ये उनकी सोच थी, वो घट रही है। तो क्लियरली उनकी एटीट्यूड टुवर्ड्स इंडिया की अभी ये मार्केट आसानी से हम शॉर्ट कर सकते हैं, वो एटीट्यूड बदल गई है। मगर क्या निवेश करने वाली मार्केट है ये देयर इज अ गैप बिटवीन द टू। तो मैंने क्या दिखाया आपको कि शॉर्ट्स कम हुए हैं, और वो शॉर्ट कम होते हैं तो मैंने इंडेक्स का शॉर्ट दिखाया, सिमिलरली स्टॉक में शॉर्ट कवरिंग किया तो वो बाइंग दिखती ना।
See, if I have to cover my short, I have to buy the stock in the market. No. राइट तो स्टॉक शॉर्टिंग ऑटोमेटिकली आपको कैश बाइंग में दिखेगी. तो डेफिनेटली उनकी आउटलुक टुवर्ड्स इंडिया की इंडिया अभी एक विदाउट रिस्क शॉर्ट मार्केट नहीं है. ये सोच में बदलाव आ गया है. मगर क्या एफआईएस वापस आ गए, जो आपकी सवाल है, यानी फ्रेश कैश डालने वाली मार्केट है, मैं सोचता हूं कि अभी वो वक्त नहीं आया है. एक रिस्क उसमें और बताता हूँ मैं जरा आपको. ये वाला पॉइंट आपने बहुत अच्छा रेस किया कि जो विक्स है हमारा वो बहुत ही लो है. मैं जब इस तरह विक्स देखता हूँ तो मुझे लगता है कि मार्केट एकदम फियरलेस है. Yes. उसको कुछ भी नहीं पड़ी है, छोटा सा भी कुछ हुआ है ना तो बहुत बड़ा हो सकता है वो. इसमें नुकसान क्या होता है ऑप्शन ट्रेडर का. प्रीमियम जैसे कोलैप्स होते हैं ना फिर वो कि वो समझ नहीं आता किसी को. तो ये बहुत नीचे विक्स भी बहुत बड़ा रिस्क होता है. एक्चुअली इसमें जो मंदड़ियां हैं, जो बेयर्स है ना, उनको बहुत मजा आता है कि एकदम विक्स आपने नीचे कर रखा है कि हल्का सा कुछ हुआ ना तो भयानक तेजी इसमें उनके प्रीमियम में जाती है. तो इसलिए ये मैं हमेशा कहता हूँ कि बहुत लो विक्स इज नॉट गुड थिंग. क्योंकि आप फेयरलेस हो गए, आपको डर ही नहीं है मार्केट में कुछ नहीं हो सकता. मैं जो सोच रहा हूँ वैसे ही होगा, वो भी खराब है उसमें. अब आते हैं सर आईटी और ऑटो में. सुपरस्टार सेक्टर है सर. आपको कांग्रेचुलेशन सर, आईटी बढ़िया मस्त पैसा बना लो. देखिए टैक्टिकली इट वाज अ नो ब्रेनर, क्योंकि इतना गिर चुका था. तो समझिए कि जब बुरी वक्त आती है तो लोग सोचते हैं कि और भी बुरा होगा. तो कोई नहीं सोचता है कि अरे कुछ राहत भी मिलेगी ना. अभी इसमें क्या राहत मिली कि दो तीन चीज. एक वो गगनयान वाला हमने पिछले शो में भी डिस्कस किया था. उसने आईटी का ओवरसोल्ड टेरिटरी में आ गया करके वो यूएस में उन्होंने कॉल लिया था. फिर अभी जेफरीज ने क्या किया, उन्होंने आईटी को अंडरवेट से न्यूट्रल में बदल दिया. और वो खाली इंडियन आईटी के लिए नहीं, वर्ल्ड वाइड के लिए. तो इसलिए उधर एक्सेंचर, सेल्सफोर्स, ऐसी जो भी आईटी सर्विसेज कंपनीज है, उन सब में 10 से 15% का रैली हुआ है भैया. करेक्ट. So that is the rally which has also hit IT here. कि ओवरसोल्ड टेरिटरी है. और इसमें एक भी और चीज है, मैंने कहा ना आपको, इंडेक्स फ्यूचर में शॉर्ट कवरिंग हुई है, स्टॉक फ्यूचर में भी शॉर्ट कवरिंग हुई. तो आईटी में भी लॉट ऑफ एफआईआर्स वुड हैव शॉर्टेड आईटी. तो उसका शॉर्ट कवरिंग यहाँ पर रिटर्न में दिख रहा है. राइट. तो मेरे मान में क्या है, आईटी इज अ परफेक्ट ट्रेडर्स प्ले, क्योंकि इसमें स्टॉप लॉस और बुक प्रॉफिट रख के आप इसको प्ले कर सकते हो. बट अभी भी मेरे ख्याल में ये ग्रोथ सेक्टर में अभी नहीं आया है. ये वैल्यू सेक्टर है. वैल्यू के अंदर इसके वॉलेटिलिटी के कारण आपको प्ले बनता है. तो टैक्टिकली आप खेल सकते हो. बट जैसे मैं दिखा रहा हूँ, लॉन्ग वे टू गो. 1 साल 3 साल का रिटर्न देखिए 24%, 2% फ्लैट है. ये 2 ईयर और 3 ईयर एब्सोल्यूट रिटर्न्स है. ओके. तो मेरे ख्याल में आईटी इज स्टिल अ टैक्टिकल प्ले, जहां पर 3 फैक्टर्स है यहाँ पर जो डिटरमिन कर रहे हैं. एक, एफआईएस की वापसी आईटी में दिखती है, बिकॉज आईटी इज अ कोर पार्ट ऑफ द इंडेक्स, लार्ज कैप इंडेक्स. तो पैसिव फंड्स डिलीवरी बाइंग हुई होगी क्या? हो सकती है. सेकंड चीज है जो शॉर्ट कवरिंग मैंने कहा, उसमें भी आईटी शामिल होती है. बिकॉज अभी इफ द इंटरनेशनल ब्रोकर्स आर सेइंग द वर्स्ट इज ओवर, तो नेचुरली क्लियर शॉर्ट नहीं बनता है आईटी. सो इट इज नॉट समथिंग व्हिच समबडी विल गो एंड डू अ क्लियर शॉर्ट. सो वो एक पॉजिटिव है, डाउनसाइड प्रोटेक्शन है वो. तीसरी बात है कि जो एक नया पूल ऑफ कैपिटल भी है, जहाँ से पेंशन फंड, जहाँ पे इनकी डिविडेंड यील्ड अभी भी अच्छी है. राइट. बट ऑन अ प्योर वैल्यूएशन बेसिस, हम लॉन्ग टर्म वैल्यूएशन से कंपेयर करके इनको सस्ता बता रहे हैं. बट अभी भी सोचिए क्या अर्निंग्स गाइडेंस दे रहे हैं ये लोग, 3 से 4%. 3 से 4%. करेंसी का डिप्रिसिएशन लीजिए 3% लीजिए, और ये 3 से 4%, मुझे कंफ्यूजन है, ये कांस्टेंट करेंसी का 3 से 4% है या रुपये का 3 से 4%. ठीक है, गाइडेंस बता देते हैं. तो मान लीजिए ये कांस्टेंट करेंसी का भी है, फिर भी क्या होता है, 3% डिप्रिसिएशन रुपये का उठा लीजिए तो क्या बनता है,
6 से 7%। अभी एक 6 से 7% ग्रोथ कंपनी के लिए अब 17 पीई को सही मानते हैं क्या? तो ये वैल्यूएशन का स्टोरी क्या होता है कि आप लॉन्ग टर्म वैल्यूएशन को लेकर कंपेयर कर रहे हैं, बट क्या हो गया था पोस्ट कोविड आईटी के एक ग्रोथ सेक्टर के तरह उसकी वैल्यूएशन बढ़ गई थी और उसको बेस पे आप लेकर आज कंपैरिजन कर रहे हैं। अगर आप पोस्ट कोविड को हटाकर प्रीवियस 10 इयर्स ऑफ आईटी को ले लें, दैट इज फ्रॉम 2020 टू 2010, इट विल नॉट लुक लाइक सो चीप द वैल्यूएशन। सो मेरा मानना है कि आईटी में पैसा बन सकता है, बट एज अ टैक्टिकल प्ले आप ट्रेडर्स मार्केट आईटी में ट्रेडिंग के तौर पर पैसा बन सकता है, और किसी निवेशक को लेना है आईटी तो आपके पोर्टफोलियो में जो वैल्यू का कंपोनेंट है उसमें लीजिए। ये गलती मत कीजिए कि ये एक ग्रोथ सेक्टर बन गया है। इस रिटर्न परफॉर्मेंस एक महीने में 19% रिटर्न दिया है आईटी ने, तो उसको देखकर अरे अभी ये ग्रोथ सेक्टर है करके बहुत कूदिए मत। दैट्स ऑल आई एम सेइंग। पैसा बन सकता है बट टैक्टिकली प्ले करना है आपको, राइट? एंड बुक लॉस और स्टॉप प्रॉफिट रख के घुसो निकलो, यू कैन मेक मनी। ऑटो की बात अलग है। ऑटो की बात क्या है कि देखिए कि वन थिंग इज दैट ऑटो में इट इज अ सरप्राइज फ्रॉम टू साइड्स। पहले चीज है कि नॉर्मली मार्च एंड में ऑटो का बम्पर होता है, तो अप्रैल की नंबर्स अच्छी होती है क्योंकि ईयर एंड में वो मॉडल को पुश करते हैं, ये होता है, ओके। और ये जून जुलाई में जनरली इनका it is not a big month for them, okay? But that was a big surprise. The kind of top line sales numbers that auto has shown in June and July beat market expectations. That's number one. Number two, auto was one of the worst affected by the crude price rise, because टायर में क्रूड प्राइस आता है, पेंट में आता है, नहीं जो बहुत सारी उनकी चीजों में आता है, प्लास्टिक्स में आती है। तो बहुत से डर था कि ये हाई ऑपरेटिंग लेवरेज कंपनी है तो इनके मार्जिन के ऊपर बहुत दबाव आ जाएगा, बिकॉज 3 फुल महीने आपको क्रूड का हाई कॉस्ट अब्सॉर्ब करना पड़ा, और वो आपको कल दिखी कहां पर? मारुति के नंबर में, मारुति के नंबर्स में दिखा। यस, अप टू देन किसी भी नंबर में नहीं दिखा, टीवीएस की नहीं दिखा, बजाज का नहीं दिखा, महिंद्रा एंड महिंद्रा का नहीं दिखा, क्योंकि उनकी सेल्स इतनी बढ़ गई थी कि दे वर एबल टू कवर, क्योंकि ये प्राइस इनटू क्वांटिटी है ना, मार्जिन कंपैरिजन होता है मगर वॉल्यूम बढ़ता है तो ऑपरेटिंग लेवरेज किक इन होता है। करेक्ट। तो उन सब कंपनियों में क्या हुआ, उनका एबिटा मार्जिन भी भयंकर बढ़ा, एबिटा भी भयंकर ग्रोथ दिखाई, बिकॉज द सेल्स ग्रोथ वाज सो गुड। बट व्हेन मारुति का देखिए तो कॉम्पोजिशन, कौन सी गाड़ी उनकी बिकी, लेस मार्जिन प्रोडक्ट, तो इसके कारण दिखा। और ये डर था पूरे ऑटो सेक्टर के बारे में मार्केट को, बट द नंबर्स केम इन सरप्राइज्ड। तो ये जो मार्केट की एंटिसिपेशन थी उससे बहुत बेहतर परफॉर्मेंस आ गई, तो यही कारण जो वो बड़ा है। और अगर आप हिस्टोरिक ट्रैक रिकॉर्ड देखें इस बढ़त के बाद भी आप देखें तो वाईटीडी में इट इज ओनली 2% ग्रोथ। वाईटीडी माने 7 महीने, तो इट वाज नॉट अ वेरी फेवरेट सेक्टर। इसमें मैं बहुत इंटरेस्टिंग आपको मैं वही ढूंढ रहा, मिल गया मुझे। जो गवर्नमेंट का आता ना मंथली इकोनॉमिक सर्वे, उसमें अगर आप देखेंगे ना सर कि मंथली इकोनॉमिक रिव्यू जो जुलाई तक का है, उसमें क्या दिखाया गया है कि जो ऑटो सेक्टर की ग्रोथ है ना वो बहुत ही शानदार चल रही है लगातार, YOY हाईएस्ट है वो टिल मई। लेकिन जब आप मंथ ऑन मंथ देखेंगे तो इट इज कमिंग डाउन, चूंकि लास्ट ईयर सितंबर में जीएसटी रिवाइज किक इन हुआ था। करेक्ट। तो जब आप YOY देखते हैं ना तो आपको बहुत बड़ा जंप दिखेगा, लेकिन अभी 3 महीने आप रुकिए, 2 महीने रादर रुकिए, आपको एकदम फ्लैट एंड ग्रोथ दिखेगी। तो जो ऑटो में मैं अभी ये गवर्नमेंट का नंबर है, ये मतलब ऐसा नहीं कि सीएम का या फाटा का हो,
इट्स अ गवर्नमेंट नंबर। आप देखिएगा जो मंथली इनका इकोनॉमिक वो डेटा आता है, वो मैंने देखा तो मुझे लगा यार ये तो मतलब वेरी इंटरेस्टिंग। मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ, मैंने तो उसको रीड किया। तो अब चूंकि डेटा अपने अपने हिसाब से हर आदमी लिख सकता है, तो सरकार ने भी वाई वाई लिखा, बट आप उसको मंथ ऑन मंथ देखिए ना, क्योंकि वो जीएसटी का आपने डिस्काउंटिंग ही नहीं लिया है। तो उसकी वजह से मुझे लगता है कि ऑटो सेक्टर में थोड़ा सा यहाँ पे रिस्क होना मांगता है। मैं आपको दिखा रहा हूँ, जैसे हाँ ऑटो सेल्स नंबर देखिए, डोमेस्टिक ऑटो सेल्स है इनकी जो Q4 FY26 में आई है 23%, एंड Q1 27 में आई है 14.9। सो YOY जब आप देखते हैं इसका Q4 FY26 का, तो आपको हाईएस्ट ग्रोथ दिखती है। लेकिन जैसे ही आप Q1 27 में आते हैं, वो 10% नीचे दिखती है 15% पे। और चूंकि पिछले बार के जो Q4 को आप कंपेयर कर रहे हैं, उसमें जीएसटी किक इन है। तो जब आप Q2 नंबर आप देखेंगे, तो YOY वो फिर वही उसी लेवल पे पहुंच जाएगा 7%। सो आई एम नॉट वेरी कन्विंस्ड इन ऑटो, क्योंकि इसमें जो नंबर्स दिख रहे हैं हमें, वो उस तरह के नंबर नहीं दिख रहे हैं। हमको जीएसटी का असर दिख रहा है, वो होना भी चाहिए था। सबसे ज्यादा बेनिफिट तो जीएसटी का ऑटो में ही हुआ है, उसका फायदा उठा हुआ है। एक खाली इसमें सिल्वर लाइनिंग है कि फेस्टिवल सीजन शुरू हो जाएगा सितंबर अक्टूबर से, तो गाड़ी वाड़ी लोग खरीदते हैं। लेकिन कंसिडरिंग पेट्रोल डीजल इतना महंगा है इस समय, कितनी बिकेगी पता नहीं, देखते हैं वो कितना सपोर्ट इसको कर पाता है। तो ऑटो की स्टोरी में आपने सही कहा कि वाईटीटी 2% है ये। वेरी ट्रू। सो ये शार्प बाउंस बैक हुआ है, तो इट्स अ गुड टाइम टू बुक प्रॉफिट्स। यस, नहीं देखिए 20% अगर किसी में एक महीने में आपको रिटर्न मिलेगा, आप क्यों नहीं प्रॉफिट बुक करोगे? नहीं, इसका एक महीने ट्रेडर्स में तो ऐसे ही सोचते हैं। इसका नहीं, जैसे ऑटो का नहीं, ऑटो का आईटी में आईटी नहीं, आईटी में वही बोला, टैक्टिकल कॉल जिन्होंने लिया उनका अच्छा पैसा बना है, ब्यूटीफुल। तो उनको भी बुक प्रॉफिट करके निकालना है। सही वही कह रहा हूँ ना। सी अभी क्या है ना, आईटी में तो बात यह है कि देखिए डाउनसाइड रिस्क बहुत ज्यादा नहीं है, अनलेस और एक एआई वाली धमाका आती है। तो वो जो एक होता है कि और एक एआई ने आके आईटी बिजनेस को खाने की कुछ नई प्रोडक्ट को लॉन्च किया, तो वो उसका नेचुरल नेगेटिव इफेक्ट्स स्पिल ओवर आपको आ सकता है। मगर एक बात मैं कहना चाह रहा हूँ, अच्छा एक बात मैं बहुत व्हाट्सएप में ये देख रहा हूँ और बहुत सारे लोग भी मुझसे पूछ रहे हैं कि IT is a beneficiary of the anti-AI trade. So I want to say no, because we have different pool of capital है भैया। AI वाले ग्रोथ को ढूंढ रहे हैं, IT कहां से ग्रोथ स्टोरी हो गया? इंडिया एज अ मार्केट इज अ AI hedge market. IT as a sector is not a AI hedge. True. I want to clarify this because बहुत सारे इंडिया AI hedge है, बिकॉज हमारी डाइवर्सिफाइड है, 2-3 स्टॉक के ऊपर डिपेंड नहीं करती है हमारी मार्केट। AI बिल्कुल नहीं है, तो नेचुरली AI के ऊपर है। बट ये IT सेक्टर के लिए रेलेवेंट नहीं है, बिकॉज इट इज नॉट अ सेक्टर विच कि अगर AI में मेरे को लग रहा है कि बहुत बढ़ गया, अभी करेक्शन हो रहा है, मैं क्यों जाके वो पैसा IT में डालूं? मैं किसी और ग्रोथ सेक्टर को ढूंढूंगा ना। अच्छा, ग्रोथ कैपिटल आईटी के लिए मेरे ख्याल में ग्रोथ कैपिटल तो बंद हुआ है, टैक्टिकल वैल्यू कैपिटल और टैक्टिकल प्ले कैपिटल अभी चालू है। उस इंडस्ट्री में जब कोई जैसे कोफॉर्ज करने की कोशिश कर रहा है, बहुत सारे एक्विजिशन करके ये करके एक बहुत बड़ा एआई में दाव लगाएंगे, तब वो एआई के कारण ग्रोथ कैपिटल उसको आ सकता है, नॉट एज एआई हेज, राइट। पर वो दिन अभी बहुत दूर है, बाकी टाइम लगेगा उसमें। तो मेरे ख्याल में जैसे आपने कहा ऑटो में शायद प्रॉफिट बुकिंग का वक्त आया, और आईटी में जिन्होंने एंटर करके प्रॉफिट बुक किया वो भी प्रॉफिट में है, वो भी बुक कर सकते हैं, और फ्रेश एंट्री के लिए टैक्टिकली आप एंटर कर सकते हैं, नॉट अ प्रॉब्लम, बट कीप अ वेरी क्लियर स्टॉप लॉस एंड बुक प्रॉफिट। पैसा बन सकता है उसमें बाय डूइंग इट। ओके, तो ये थी कुल आज की चर्चा। जैसे हमने दो स्पेसिफिक सेक्टर, ये इनका ट्रेड का रिस्क है कि नहीं है, और एफआईआई वापस
आए हैं कि नहीं आए हैं, या आएंगे कि नहीं आएंगे, इन सब पे हमने डिस्कशन किया। और चूंकि मंथ एंड का वीक था तो इसलिए काफी कुछ उसके हिसाब से भी था। अगस्त शुरू हो चुका है, फिल्म सीरीज तो शुरू हो चुकी है, फ्रेश नए मूड में हम लोग जाएंगे, तब देखेंगे क्या होने वाला है। नेक्स्ट 3 मंथ बहुत इंपॉर्टेंट होंगे मार्केट के लिए सर। बहुत सारे ट्रिगर हैं, इन अपना पॉलिसी भी है, मानसून का अपडेट भी आएगा, फेस्टिवल सीजन किक इन होने लगेंगे मंथ एंड के आसपास से, तो बहुत सारी चीजें खट रही होंगी। और अर्निंग सीजन भी कंप्लीट हो जाएगा 10-15 तारीख तक, तो हम लोग पूरा असेसमेंट उसका भी लेंगे। नेक्स्ट वीक सर कर सकते हैं अर्निंग वाले पे? नेक्स्ट वीक अर्निंग कर सकते हैं, या नेक्स्ट वीक आरबीआई पॉलिसी होगा? नेक्स्ट वीक हाँ, आरबीआई पॉलिसी होगा 5 को। 5 ना, तो उसको डिस्कस करेंगे। अर्निंग्स का देखते हैं, प्रोग्रेस देखते हैं, नहीं तो वो ये क्या उसका अगले वीक में भी कर सकते हैं। उसके अगले में करेंगे, अगले हफ्ते आरबीआई करते हैं, क्योंकि वो कुछ रेट में नहीं करते तब भी उनकी कमेंट्री बड़ी इंपॉर्टेंट होगी, जिसको बहुत डिस्कस इंपॉर्टेंट। ओके, करना और चाहिए। नेक्स्ट वीक में वो भी करते हैं। और जी मानसून का भी आई थिंक 15 अगस्त के बाद मानसून का कोई असर नहीं होगा, कोई हाँ, सोइंग सीजन कंप्लीट हो जाएगी। यस, तो आई थिंक वो दोनों करेंगे तो ठीक होगा, वी कैन कवर। परफेक्ट। तो अगले हफ्ते हम लोग इन सब पे डिस्कस करेंगे और देखेंगे क्या होता है, और अगले हफ्ते मार्केट किस तरह से बिहेव करता है, सारी चीजें अगले हफ्ते हम लोग तय करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच सर।